सुप्रभात प्यारे बच्चों। आपने मेरी पिछली वीडियो में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार से जाना था और जाना था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। हम आज उसी में से एक अंग के बारे में विस्तार से जानेंगे, वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी से छोटी ध्वनि को प्रकट करने के लिए किसी न किसी चिन्ह की आवश्यकता होती है और इसके लिए चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जिन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण के कोई खंड नहीं हो सकते। कुछ लोग वर्ण और एक अक्षर को एक समान मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं। अब वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा यह भी हो सकती है, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तीसरी परिभाषा यह भी हो सकती है, वर्ण मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। इस प्रकार प्यारे बच्चों, जैसे अ, ई, क, प, त आदि ये सभी वर्ण होते हैं। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के आघात में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। जैसे न, ना, आ, जा, कर, दार, मान आदि। आपने वर्ण के बारे में जाना। वर्ण भाषा की छोटी इकाई होती है और ध्वनियों के लिए ये वर्ण होते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। तीसरे शब्दों में वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन वर्णों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। वर्णों को कितने रूप में बांटा गया? 3: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। इन वर्णों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, इसी प्रकार हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, अयोगवाह 2 है और व्यंजन की संख्या 35 होती है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ और औ, ये 11 क्या है? स्वर। स्वर की संख्या कितनी हुई? 11। अयोगवाह अंग और अह, ये 2 क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह इन्हें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग भी कहा जाता है। व्यंजन। व्यंजन की संख्या 35 होती है। व्यंजन के क से लेकर ज्ञ तक ये व्यंजन कहलाते हैं और प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, परंतु जब इसमें हम अ जोड़ देते हैं तो क पूरा बन जाता है। अब आप तालिका में देख रहे होंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग का मतलब है क, ख, ग, घ, न। ये 5 वर्ण कवर्ग हैं। चवर्ग च, छ, ज, झ, न, ये 5 वर्ण चवर्ग हैं। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, ये 5 वर्ण टवर्ग हैं। इसी के साथ आजकल 2 वर्णों को और भी जोड़ दिया गया है, न और न। तवर्ग त, थ, द, ध, न, ये 5 क्या है? तवर्ग। प, फ, भ, ब, म, ये 5 क्या है? पवर्ग। इसी के साथ य, र, ल, व, श, श, ह। इस प्रकार कुल मिलाकर व्यंजन की संख्या 35 होती है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जब एक वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे श्र, त्र, ज्ञ, श्र। श्र क जमा श जमा अ से मिलकर बना है। त्र त जमा र से मिलकर बना है। ज्ञ
ज जमा ण से मिलकर बना है। श्रव श जमा र से मिलकर बना है। इस प्रकार बच्चों 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला आगत वर्ण। आगत वर्ण में क ख ग ज फ इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता मतलब जो दूसरी भाषा से आया गए हैं, परंतु आजकल क ख ग का प्रयोग कम होता है। ज और फ के नीचे ही नुक्ता लगा होता है और संख्या में ये हुए 5। ये 5 वर्ण आगत वर्ण कहलाते हैं। अब आपने जाना संयुक्त व्यंजन आगत वर्ण। इस प्रकार वर्णों की संख्या 11 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 5 आगत वर्ण। ये वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या समय के साथ साथ बदल गई है। पहले वर्णों की संख्या 44 अर्थात 44, फिर 46 अर्थात 46। आजकल वर्णों की संख्या 52 हो गई है। अब यदि हम आगत वर्णों को भी मान लें तो वर्णों की संख्या 57 अर्थात 57 हो जाएगी, परंतु इसका कम प्रयोग होता है। क ख ग में तो इसका प्रयोग समाप्त हो गया है। केवल ज और फ के नीचे ही आजकल नुक्ता लगाया जाता है। ये जो बिंदी लगती है, इसको हिंदी भाषा में नुक्ता कहा जाता है। अब हमने वर्णों के बारे में जाना और वर्णमाला के बारे में जाना। वर्णमाला में 2 वर्ण, 3 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, अयोगवह और व्यंजन। वर्णों के भेद। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या हमने कितनी बताई थी? 11 और व्यंजन की संख्या हमने बताई थी 35। स्वर किसे कहते हैं? स्वर है जो मुख से उच्चारण करते समय जिन ध्वनियों में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में कोई रुकावट नहीं आती, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब थोड़ा बड़ा, प्लुत मतलब और बड़ा। ह्रस्व स्वर का अर्थ है, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। ये 4 क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम मूल स्वर भी है। ये स्वतंत्र माने जाते हैं। इनको बोलने और लिखने के लिए अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। दूसरा नाम क्या बताया? मूल स्वर। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या थी 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। कुल मिलाकर स्वर कितने हो गए? 11। आ, ई, उ, ऐ, ओ और औ। ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर। इन स्वरों को संधि स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? संधि स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या बताया था? मूल स्वर। ऐसे ही दीर्घ स्वर का दूसरा नाम संधि स्वर है, क्योंकि ये स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे अ जमा अ, आ, ई जमा ई, उ जमा उ, अ जमा ई, ऐ, अ जमा ए, ऐ,
अ जमा उ औ, अ जमा ओ औ। और इनका प्रयोग हम संधि करते समय भी करते हैं, इसीलिए इसे संधि स्वर भी कहा गया। तीसरा नंबर है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर जिन स्वरों का उच्चारण में हर स्वर से 3 गुना समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुस स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हिंदी में कम होता है, बस ओम आदि लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। प्लुस स्वर का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। अब एक बात और ध्यान देंगे, जब हम ओम लिखते हैं तो ओम के जो बीच का वर्ण है वो गिनती का 3 लगता है। यदि कोई आपसे पूछे ये क्या ई है तो आप कहेंगे नहीं, ये क्या ऊ है तब भी आप कहेंगे नहीं, ये हमारी संख्या है 3। प्लुस स्वर का कोई वर्ण नहीं होता, इसे हिंदी में कम प्रयोग किया जाता है, ये संबोधन के रूप में प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, आपने स्वर के भेद सुने, कितने? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर। प्लुस स्वर का हिंदी में कम प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे प्रत्येक स्वर की मात्रा। स्वर के प्रत्येक स्वर की मात्राएं होती हैं। जब स्वर व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्राओं को लिखा जाता है। एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, आप भी जानते होंगे, वह कौन सा स्वर है? अ। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ये परंतु हर व्यंजन के साथ जुड़ता है, तभी व्यंजन पूरा बनता है। आपने एक तालिका देखेंगे, आप तालिका में बताया अ, कोई मात्रा नहीं, शब्द भी बताए घर, महल, जी ऐसे शब्द जिसमें कोई मात्रा न हो। ई की मात्रा गणित, शिक्षित, ई मतलब छोटी ई। छोटी ई की मात्रा पिछली तरफ से दाईं ओर से लगती है और बड़ी ई की मात्रा दाईं ओर से लगती है, बाईं और दाईं। ऊ, छोटा ऊ जिसको आप बोलते हो, ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। केवल एक र व्यंजन ऐसा है जिसमें ऊ की मात्रा बीच में प्रयोग की जाती है। री की मात्रा को हम नीचे लिखते हैं, ए और ओ। ये पूरी तालिका में मात्राओं का ज्ञान दिया गया। आप मात्राएं तो हमेशा प्रयोग करते ही हो, मात्राओं का तो आपको ज्ञान ही है, परंतु अस्वर की कोई मात्रा नहीं, यह व्यंजन के साथ ही प्रयोग होते हैं। अब किसी भी वर्ण के साथ जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा को लगाकर व्यंजन के साथ लिखा जाता है, उसका स्वर नहीं लिखते। जैसे हम का लिखेंगे तो का में आ की मात्रा का प्रयोग लिखेंगे, यदि की लिखेंगे तो हम ई की मात्रा लगाएंगे, यदि की लिखेंगे तो हम बड़ी ई लगाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजन में स्वर की मात्रा लगती है। हिंदी वर्णमाला में सभी व्यंजनों में अ मिलता है और यदि व्यंजन को में स्वर को हटा दिया जाए तो हलंत लगाया जाता है। हलंत हमेशा पाई के नीचे लगता है। पाई मतलब जो बीच की रेखा होती है, उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। अब र के बंधे में ऊ की मात्रा लगती है। एक र ही ऐसा व्यंजन है जिसके बीच में मात्रा का प्रयोग होता है। आप अभी देखते हो कभी र के नीचे मात्रा लगाते हुए? नहीं, ऊपर भी नहीं लगाएंगे, नीचे भी नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? बीच में। अब अगला पॉइंट है, श के साथ री की मात्रा लगने पर श का रूप बदल जाता है और क्या बनता है? श्री। अब इसके बाद है अयोगवह। हमने इतना स्वरों के बारे में जाना और वर्ण का दूसरा भेद क्या है? अयोगवह। पहला भेद क्या था? स्वर।
स्वर के बारे में हमने विस्तार से जाना। अब हम जानेंगे अयोगवाह। अयोगवाह के भी दो भेद होते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। ये भी दो वर्ण हैं, अंग और अह। अंग के दो भाग होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। आपने 7th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा था, 5th में भी पढ़ा था कि अनुस्वार अनुनासिक क्या होते हैं। अनुस्वार जिसकी पहचान है बिंदी। बिंदी कहाँ लगती है? शब्द के ऊपर। अनुनासिक की पहचान है चांद बिंदु। जो चांद बिंदु लगाते हैं उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जो बिंदी लगाते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। और जो दो बिंदियां विसर्गे लगाती हैं उसे विसर्ग कहा जाता है, अनुस्वार। जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? बिंदी। अर्थात इसकी पहचान है एक शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा मतलब जो हम शब्द लिखते हैं उसके ऊपर जो लाइन लगाते हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा मतलब सिर के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा। आप शब्द देखेंगे कंजूस, गंभीर, चंचल, पंख, पंखा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक और मुख से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका पहचान क्या बताई थी? चंद्र बिंदु, आंख, टांग, पाम, गवार, चांद, चांदनी, छाम आदि। ऐसे अनेक शब्द हैं जिसमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। अब अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। बच्चों, जब भी कोई आपको अंतर वाला प्रश्न आए तो आपने दोनों की परिभाषा लिख देनी है और एक दो उदाहरण भी दे देना है। उदाहरण जरूर दिया करो। जब भी कोई परिभाषा पूछी जाए या अंतर पूछा जाए तो उदाहरण देकर जरूर स्पष्ट किया करो। अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और इसमें बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है और इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। आप इसमें उदाहरण भी देख रहे हो, रंग, पतंग, सारंग, रंग आदि। अनुनासिक कांच, आंख, सहेलियां आदि। अब इसके बाद अह। अह मतलब विसर्ग। अह इसका उच्चारण, इसका चिन्ह दो बिंदियां हैं परंतु इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्गों का प्रयोग ज्यादा संस्कृत शब्दों में किया जाता है। हिंदी शब्दों में तो बहुत कम प्रयोग होता है, जैसे अतः, प्रायः आदि। प्यारे बच्चों, आपने आज वर्ण की परिभाषा, वर्णों के भेद, स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, स्वर की संख्या और अयोगवाह के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इसके बारे में विस्तार से जाना कि हमारी भाषा में वर्णों का कितना महत्व है। यदि वर्ण नहीं होंगे तो शब्दों की रचना नहीं होगी। यदि शब्द नहीं बनेंगे तो वाक्य नहीं बनेंगे। वाक्य नहीं बनेंगे तो साहित्य की रचना नहीं हो सकती। इस वीडियो में केवल मैंने वर्णमाला के दो भेदों के बारे में चर्चा की, स्वर और अयोगवाह। अगली वीडियो में हम व्यंजन के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।